चलिए, तो हमने गुप्तों को देखा था। पहले हमने गुप्तों को के शासन को देखा था और गुप्त वंश के सभी राजाओं को हमने देखा था। गुप्त वंश के सभी राजा, जहाँ से हम लोग देखते हैं कि टोटल 7 राजा को हमने देखा था और स्कंदगुप्त के बाद हमने उसके प्रशासन की चर्चा की थी। तो आज हम लोग पूरे प्रशासन को देख लेते हैं कि हम लोग मौर्य का जो प्रशासन था वो क्या था, कैसा था। तो हम लोग प्रशासन को देखते हैं। तो राजा क्या था, दैवीय अधिकार रखता था। यानी ऐसा माना जाता था कि राजा के पास क्या है, दैवीय अधिकार है। यानी राजा को देवताओं ने चुना है। मौर्यों के समान केंद्रीकृत नहीं था, लेकिन राजा का विशेष महत्व था। यानी उस समय तक सामंतवादी व्यवस्था आ गई थी। हम लोग देखते हैं कि फ्यूडल सिस्टम जो है वो आ गया था, लेकिन फिर भी राजा का जो था वो विशेष महत्व था। बाद में सामंती व्यवस्था का जो है ज़्यादा विकास हुआ और उस समय देखते हैं कि देश, भुक्ति, विषय और ग्राम में जो है वो बटा हुआ था। तो इनके जो हेड है, जिस देश के हेड को गोपना, भुक्ति के को उपरीक, विषय के हेड को विषयपति और ग्राम के हेड को ग्रामिक कहा जाता था। अब हम लोग गुप्त समाज पर आते हैं। तो वर्ण व्यवस्था में जटिलता बढ़ी। यानी कई सारी जातियां जो थी वो उपजातियों में बंटने लग गई, है ना। जैसे अभी भी हम लोग देखते हैं कि जैसे 4 वर्ण हैं नॉर्मली। तो 4 वर्ण हैं, तो उन वर्णों के भीतर भी कई सारी जातियों का जो है वो बहुत गहराई से डेवलपमेंट हुआ है। तो वो जो उपजाति है वो दूसरी जातियों में शादी विवाह करने से भी बचती है। तो ये जटिलता कब की देन है, तो ये गुप्त समाज की देन है। तो वर्ण व्यवस्था में जटिलता बढ़ी, उपजातियों का उदय हुआ। ठीक है, जो उपजाति थी उनका उदय हुआ। कायस्थ जाति का प्रथम वर्णन मिलता है गुप्त समाज में। जो कलम से जो लिखने का काम करते थे तो उनको कायस्थ कहा गया, और ये पहली इनका वर्णन जो मिलता है वो मिलता है गुप्त समाज में। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दास, है ना, दास यहाँ लिखा हुआ है। ये दास अछूतों की स्थिति क्या हो गई, और भी खराब हो गई, निम्न हो गई। स्त्री की स्थिति भी क्या हो गई, बहुत खराब हो गई, यानी कि निम्न हो गई। वो ऐसे पता चलता है कि 510 एडी में भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो है वहाँ से उनके सती होने का जो है उल्लेख मिलता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्त्री की हालत ऐसी हो गई कि उनको पकड़ के लोग अब उनके हस्बैंड के साथ उनको जला दे रहे हैं। ठीक है ना। स्त्री की स्थिति निम्न कब हुई, तो 510 एडी के भानुगुप्त का एरन अभिलेख में ये पता चलता है कि सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि अब महिलाओं की भूमिका उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई। अब हम लोग देखते हैं गुप्त की अर्थव्यवस्था को। तो देखिए, उस समय भी क्या था, जो कृषि था वो अर्थव्यवस्था का आधार था। ठीक है, कृषि क्या था, अर्थव्यवस्था का आधार था। जो कृषि पर जो कर लगता था, यानी जो लगान दिया जाता था, वो एक उपज का 1/4 से लेके 1/6 तक था। ठीक है ना। ये उपज का 1/4 से लेके 1/6 तक क्या लगता था, लगान दिया जाता था। व्यापार के लिए श्रेणी की व्यवस्था थी, जिसका अध्यक्ष का क्या कहा जाता था, उसको ज्येष्ठक कहा जाता था, है ना। ये सब को घोट लीजिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए, इस समय देखिए तो ताम्रलिप्ति क्या था, प्रमुख बंदरगाह था, तथा उज्जैन जो है वो प्रमुख प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ठीक है ना। ताम्रलिप्ति क्या था, प्रमुख जो बंदरगाह था, और उज्जैन क्या था, प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं कि स्वर्ण सिक्के को दीनार कहा जाता है, चांदी सिक्का को रुपया कहा जाता था। भूमि दान का विस्तार हुआ। अब हम लोग देखते हैं गुप्त धर्म को। तो गुप्त शासक क्या थे, तो वो वैष्णव थे। ये विष्णु को मानने वाले थे। मंदिर निर्माण का प्रारंभ हुआ। ठीक है ना। प्रमुख मंदिर को हम लोग देखें तो देवगढ़, झांसी का मंदिर है, दशावतार का मंदिर है। जाहिर सी बात है कि विष्णु धर्म के जैसे अनुयायी हो गए तो इन्होंने देवगढ़ और दशावतार के मंदिर जो है वो उसको बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ में हम लोग देखते हैं विष्णु के 10 अवतारों में वराह अवतार सबसे प्रचलित था। जो वराह अवतार है विष्णु जी के 10 अवतारों में उसका ज़्यादा वो प्रचलित हुए। अब लोग हम लोग गुप्त कला को देखते हैं। तो वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला और साहित्य सभी का विकास हुआ। गुप्त कला में हम लोग देखें तो वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला और साहित्य सभी का जो है विकास हुआ। नागर शैली का अधिक विकास हुआ। हम लोग जानते हैं कि मंदिर निर्माण की शैली है नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली।
तो नागर शैली और द्रविड़ शैली वो तो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच का कड़ी है। तो इसको मैं फिर एक आर्ट एंड कल्चर में डिटेल से बताऊंगा। ये देखें कि नागर शैली का अधिक विकास हुआ, ठीक है ना, नागर शैली के मंदिर जो है वो अधिक बने। चलिए अब देखिए कि बौद्ध जैन के साथ जो है हिंदू धर्म की मूर्ति का निर्माण हुआ, ठीक है ना, यानी बौद्ध मूर्ति का भी निर्माण हो रहा था, जैन मूर्ति का भी निर्माण हो रहा था और साथ में हिंदू धर्म की मूर्ति का भी निर्माण हो रहा था। लेकिन चलो मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी जितने भी धर्म हैं भारत में, खास करके सभी धर्मों में से प्रथम बार जो मूर्ति का जो साक्ष्य मिलता है वो बनता है गौतम बुद्ध के मूर्ति का साक्ष्य, यानी सबसे पहले बौद्ध धर्म के लोगों ने मूर्ति बनाई थी। अजंता एवं बाघ गुफा चित्रकारी का विकास हुआ। अजंता जो कि औरंगाबाद में, हम लोग जानते हैं औरंगाबाद में है, यहाँ पे बौद्ध महायान से संबंधित चित्र जो है वो ज़्यादा मिलते हैं, बौद्ध की महायान शाखा के चित्र मिलते हैं। बाघ जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे लोक जीवन के चित्र मिलते हैं। राजकीय भाषा थी वो संस्कृत थी, जो नॉर्मली है वहाँ पे लोग संस्कृत भाषा बोला करते थे राजकाज में, और उस समय संस्कृत भाषा का बहुत विकास हुआ। खास करके कालिदास जैसे विद्वान थे, उनकी रचनाएं बहुत कालजाई रचनाएं हुई। जैसे उन्होंने लिखा अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, ये सब कालिदास की रचनाएं हैं, है ना। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत और ऋतु संहार, ये कालिदास की जो है वो बहुत कालजाई रचनाएं हैं। और उस समय जो है पंचतंत्र लिखा था। पंचतंत्र किसने लिखा था? तो ये लिखा था विष्णु शर्मा ने। कामसूत्र लिखा है वात्स्यायन ने। अमर कोश लिखा है अमर सिंह ने। और नीति सार लिखा है कामानंद ने। मृक्षकटिकम लिखा शूद्रक ने। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो एक अलग ही लेवल की जो चीज़ें हैं वो बन रही है। इसी कारण से कला, साहित्य और हर चीज़ के बहुत विकास होने के कारण जो है जो गुप्त काल को जो है स्वर्ण काल जो कहा जाता है भारतीय इतिहास में। हम लोग देखते हैं आर्यभट्ट को, तो आर्यभट्ट की जो रचनाएं थी वो था आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, दस गीतिका, और उन्हें शून्य, दशमलव और पाई का सिद्धांत दिया। ये अपने आप में गणित यानी मैथमेटिक्स में नेक्स्ट लेवल का जो एक चीज़ है उसको हासिल करने की बात हो गई कि शून्य, दशमलव और पाई जो है वो किया। और उन्होंने पहले बताया आर्यभट्ट ने कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आर्यभट्ट ने उस समय बता दिया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और उससे भी कमाल की बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इसको लेकर के आर्यभट्ट को कभी किसी ने परेशान नहीं किया। नहीं तो अगर आप यूरोप के इतिहास को थोड़ा सा भी देखें, जो कि गुप्त काल के भी बाद का समय है, तो जब भी किसी ने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो उसके ऊपर में चर्च ने काफ़ी रूडली बिहेव किया, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए गए, क्योंकि उस समय तक ईसाई धर्म में ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी चपटी है, और ये कहना कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चक्कर लगाती है, तो वो क्या धर्म का जो है उल्लंघन माना जाता था। तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है वो वहाँ के जो विद्वान थे जिन्होंने ऐसी बात बोली थी, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जो है गलत व्यवहार हुआ था। लेकिन भारत में इस तरह का नहीं था, यानी कि उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देखते हैं कि एक तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि वराह मिहिर का जो था, चंद्रमा पृथ्वी को तथा पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये बात उस समय वराह मिहिर ने कहा था। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि वराह मिहिर के साथ किसी ने अभद्र व्यवहार किया हो, ऐसी कोई घटना उस समय में सामने नहीं आती है। ब्रह्मगुप्त ने दिया था ब्रह्म सिद्धांत, और इसे भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। किसको? ब्रह्मगुप्त को। तो ये सब मैंने जो बताया है ये सब एज ए नोट्स की तरह बताया है। मैं इसको बोर्ड पे लिख के भी बता सकता था, लेकिन थोड़ा सा तैयार होने में और थोड़ा सा अपने घर पे ही रिकॉर्ड करने में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं एक जगह पे टिक के नहीं रह पाता, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही नोटबुक में मैंने इसको रिकॉर्ड किया। तो मैं आगे कोशिश करूँगा कि अच्छे से बोर्ड पे आके रिकॉर्ड करूँ। अभी के लिए इतना ही। चलिए हम लोग एक नेक्स्ट एपिसोड को लेके हाजिर होंगे। और मैं बता दूँ कि कोशिश कर रहा हूँ मैं
कि वो जो है 130 140 जो पिछले सालों में बीपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं हर तरीके से, उसमें से करंट के हटा के बाकी क्वेश्चंस को निकालूं और करंट के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको साथ में डालूं और इस तरह से ऐसा बनाऊं जहां से आपको क्वेश्चन जो है वो 66 बीपीएससी में देखने को मिले। तो चलो, अब मैं नॉर्मली तो नहीं बोलता, लेकिन अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, अच्छा नहीं लगे तो इस वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करना। और अच्छा लगे तो शेयर करना, उससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं इस तरह से और अच्छे वीडियोस लेके आता रहूँगा। चलो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।